नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वक्त है बड़ी बहस का कि क्या मोदी को रोक पाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। आपको बता दें, मोदी को चुनाव की कमान सौंपने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने फोड़ दिया बगावत का बम। बीजेपी की सदस्यता को छोड़कर बीजेपी में अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी लालकृष्ण आडवाणी ने, ये कहते हुए कि बीजेपी पहले जैसी नहीं रही। आडवाणी को मनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो माने नहीं है। आडवाणी वही हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाया, नरेंद्र मोदी को बनाया। साफ हो चुका है कि मोदी को रोकना चाहते हैं लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देकर वो मोदी को रोक पाएंगे। ये फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस का देश में सत्ता के लिए जंग छिड़ा है। आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक बाबरी मस्जिद गिराने के अलमदार हैं जिसमें हजारों लोग निर्दोष की मौत हुई है। गुजरात में जो मौत हुआ। बीजेपी को बनाने वाले आडवाणी ने पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के अगले ही दिन नाराज आडवाणी ने अध्यक्ष राजनाथ सिंह को इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी में इस्तीफे की वजह बताते हुए आडवाणी ने कहा है कि अब बीजेपी पहले जैसी पार्टी नहीं रही। आडवाणी ने लिखा है कि राजनाथ सिंह जी, मैंने पूरी जिंदगी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में गर्व और संतुष्टि हासिल की। कुछ समय से मैं अपने आप को पार्टी के मौजूदा काम करने के तरीके और दशा दिशा से जोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये वही आदर्शवादी पार्टी है जिसे डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, नाना जी और वाजपेयी जी ने बनाया, और जिस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र और राष्ट्र के लोग थे। ज्यादातर हमारे नेता अब सिर्फ अपने निजी मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए मैंने पार्टी के 3 अहम पदों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस पत्र को मेरा इस्तीफा माना जाए। एल.के. आडवाणी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन वजहों से आडवाणी ने इस्तीफा दिया, क्या वो जायज है? सत्ता का मोह नहीं छोड़ सके आडवाणी। 2009 में आडवाणी को पीएम पद पर प्रोजेक्ट करने वाली बीजेपी को जब हार मिली तो ये तय हुआ कि अब आडवाणी की भूमिका संरक्षक की होगी और वो राजनीति अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। लेकिन वो सीन में बने रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष न बनाया जाए और पीएम पद की दावेदारी से खुद को कभी अलग भी नहीं किया। 2002 में आडवाणी ने मोदी को बचाया। 4 साल पहले बीजेपी के तब के निष्कासित नेता जसवंत सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि गुजरात दंगों के मामले में मोदी पर कार्रवाई होने के खिलाफ खड़े थे लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी ने तब चेतावनी दी थी कि ऐसा कुछ भी करने से पार्टी में बवाल हो जाएगा। जसवंत ने बताया था, हम बीजेपी बैठक के लिए गोवा जा रहे थे। हम सब एयरक्राफ्ट में थे। वाजपेयी जी ने हमसे पूछा कि गुजरात का क्या करना है। इस सवाल के बाद वहां कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें गुजरात के बारे में सोचना चाहिए। तब आडवाणी जी बाथरूम की तरफ बढ़े। अटल जी ने कहा, पूछिए फिर क्या करना है। मैं आडवाणी जी के पास गया और पूछा। आडवाणी जी ने सिर्फ एक लाइन कही, पार्टी में बवाल खड़ा हो जाएगा। मोदी ने आडवाणी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। साल 1992 में अयोध्या का जो विवादित ढांचा गिराया गया, उसको लेकर आडवाणी की भूमिका हमेशा से विवादों के दायरे में रही। 1990 में 25 सितंबर को आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जिसकी पूरी रूपरेखा मोदी ने ही तय की। आरोप ये लगाए जाते हैं कि इस यात्रा ने पूरे माहौल को बिगाड़ा था। बताया ये भी जाता है कि आडवाणी के विवादित भाषण के बाद ही अयोध्या का विवादित ढांचा गिराया गया था। आडवाणी विवादों में तो आए, लेकिन उनकी छवि एक कट्टर हिंदू नेता के रूप में स्थापित हो गई। इस घटना के लिए आज तक आडवाणी ने माफी भी नहीं मांगी है। उस घटना के करीब 10 साल बाद नरेंद्र मोदी के गुजरात में दंगे हुए। 10 साल बीत गए हैं, लेकिन मोदी पर से दंगों के दाग पूरी तरह से धुले नहीं हैं। आज भी मोदी की छवि आडवाणी की तरह ही कट्टर हिंदू नेता की बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि अब बीजेपी समर्थकों को मोदी में ही आडवाणी का अक्स दिखता है, और ऐसे में अगर मोदी आगे बढ़ते हैं तो आडवाणी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि अब जबकि आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी आडवाणी के वर्तमान पर उनका इतिहास भारी ही रहेगा। आडवाणी ने मोदी को हमेशा आगे बढ़ाया, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद यह सवाल उठता है कि क्या इस्तीफा देकर आडवाणी मोदी को रोक पाएंगे।
और ये बड़ा सवाल है कि क्या इस्तीफा देकर लालकृष्ण आडवाणी मोदी को रोक पाएंगे। इसके अलावा कई और अहम सवाल हैं जो सामने उठ खड़े हुए हैं। इस्तीफे के बाद मोदी की नियुक्ति क्या रद्द होगी, क्योंकि उससे नाराज है लालकृष्ण आडवाणी। ऐसा लगता नहीं है कि होगी, क्योंकि पीएम उम्मीदवार को लेकर जो घोषणा हो रही थी उस पर शायद कुछ विचार हो। क्या बीजेपी टूट जाएगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि जनाधार वाले नेताओं का साथ नहीं है लालकृष्ण आडवाणी के साथ। इसके अलावा क्या एनडीए टूट जाएगा, एनडीए पर इसका क्या असर होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि जेडीयू और शिवसेना का समर्थन फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी के साथ दिखाई दे रहा है और उनका अगला क्या रुख होगा वो उस पर निर्भर करेगा एनडीए का भविष्य। आडवाणी इस्तीफा क्या वापस लेंगे, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि मनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्हीं सभी सवालों पर हमारी जो चर्चा है वो केंद्रित रहेगी। साथ ही जो बड़ा सवाल वो ये कि क्या लालकृष्ण आडवाणी जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसके जरिए वो नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ राकेश सिन्हा मौजूद हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, संपादक हैं दोपहर का सामना के, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता संबित पात्रा मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। लेकिन संबित पात्रा जी, बड़ा सवाल ये कि क्या रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी को लालकृष्ण आडवाणी जो उन्होंने इस्तीफा दिया है इसके जरिए, क्योंकि उसी से वो नाराज हैं। सुमेरा, मुख्यतः जितने भी प्रश्न अभी आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, मुझे लगता है ये सारे प्रश्न काल्पनिक हैं और मैं इन प्रश्नों के साथ नहीं खड़ा हूँ। ये प्रश्न गलत है। ना कोई रोकने की साजिश हो रही है और ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर 3-4 दिनों से जिस प्रकार का एक स्पेक्यूलेशन किया जा रहा है, क्या आडवाणी ने इस्तीफा क्यों दिया? मैं उसी पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आऊंगा। अभी पूरा विषय आपके सामने रखूंगा। देखिए, 3-4 दिनों से जो स्पेक्यूलेशन किया जा रहा है, क्या लालकृष्ण आडवाणी जी, मोदी जी और भाजपा के बीच कोई टक्कर चल रही है, तो मैं बिल्कुल अपने पहले वक्तव्य में तीनों के रिलेशन को कहीं ना कहीं पितामह का भी जिक्र आता है, महाभारत का कृष्ण का भी जिक्र आता है इन चर्चाओं में, तो मैं कृष्ण से और महाभारत से ही उद्धृत एक रिलेशन का ट्रायंगल बना के आपको रखूंगा कि तीनों का रिलेशन क्या है। आडवाणी अगर नंद हैं तो भारतीय जनता पार्टी नंदगांव है और नरेंद्र मोदी नंदलाल हैं। तीनों का रिलेशन ऐसा है कि कभी टूट नहीं सकता है। पूरी नंदगांव नंद को मनाने में लगी है और हम सब जानते हैं, अभी हमने सुषमा जी को कहते हुए सुना कि हम मना लेंगे, और ये मत सोचिए कि इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन इस्तीफा क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि वो नंद है, लेकिन वो तो रिश्ता तोड़ रहे हैं नंदगांव से। नहीं, उस पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं। पार्टी वैसी नहीं रही, नेताओं के पर्सनल एजेंडा है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, आधिकारिक रूप से अभी इमरजेंसी बैठक चल रही है। किन कारणों से माननीय आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया है या जो नौबत आई, अभी तक तो इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। लिखा है, जो वजहें उन्होंने लिखी उसको तो मानेंगे आप? देखिए, जो लिखा अभी वजह स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक दलों में इस प्रकार चर्चाएं नहीं होती है कि एक चिट्ठी से पूरा हम सब कुछ जान जाए कि क्या हुआ है, वास्तविक रूप में क्या विषय है, किन विषयों को लेकर क्या आडवाणी जी वाकई नाराज हैं। इन विषयों को लेकर पार्टी चिंतन कर रही है। अच्छा, और आधिकारिक रूप से पार्टी विषय को रखेगी। क्या बीजेपी सही लाइन पर चल रही है? आपको मैं बहुत कैंडिडली और बहुत साफगोई से उत्तर दूंगा। इस पर सवाल उठाया आडवाणी जी ने। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, बहुत साफगोई से उत्तर दूंगा। अगर आडवाणी जी ने पत्र में कुछ लिखा है, मैंने पत्र पढ़ा नहीं है, आपने दिखाया है, पार्टी में चर्चा भी चल रही है और कहीं अगर पार्टी के विषय में कुछ जिक्र किया है तो मुझे लगता है एक बहुत ही इमोटिव आडवाणी ने, बहुत ही इमोशनल आडवाणी ने वो पत्र लिखा है, वो एक अलग विषय है। मैं इसको एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस के रूप में देखता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और इतने एक सेकंड सुमेरा जी, इतने बड़े काल अवधि जो उसका लाइफ स्पैन है डेमोक्रेटिक पार्टी का, उसमें एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस होना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, डायनास्टिक पॉलिटिक्स में या डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स में इस प्रकार के डेमोक्रेटिक क्राइसिस के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां ना तो कोई व्यक्ति अपने मन के बात को रख सकता है और ना उसे मनाने की गुंजाइश होती है। तो आप इसे सिर्फ लोकतांत्रिक क्राइसिस ही बता रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, क्या सिर्फ इतना ही भर है? लालकृष्ण आडवाणी इस्तीफा दे चुके हैं, क्या वो इस्तीफा वापस लेंगे? जो बताया जा रहा है कि ये सिर्फ क्राइसिस है, मना लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या सिर्फ ऐसा है? देखिए, पार्टी तो आशा में रहेगी कि उनको मना ले। आडवाणी जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको पूरी पार्टी में उनके प्रति श्रद्धा है। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एक चिंतक के रूप में भारतीय राजनीति में उन्होंने एक विचारधारा को स्थापित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसलिए आडवाणी जी के प्रति पूरी पार्टी की श्रद्धा है और पार्टी उन्हें मनाने में लगी हुई है। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इस पार्टी में यह कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है। जो लोग कैडर, विचारधारा और पार्टी की परंपरा के अनुकूल रहते हैं वही प्रासंगिक रहते हैं।
जो लोग कैडर, विचारधारा और पार्टी की परंपराओं को तोड़ते हैं उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। जी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आडवाणी की प्रासंगिकता खत्म हो गई? 2014 से पहले नहीं, मैं उस पर नहीं कर रहा हूं। मैं तो कैडर बेस्ड पार्टी, ये बात सीपीएम पर भी लागू होती है। अच्युतानंदन का भी क्राइसिस हुआ था सीपीएम में केरल में, इसलिए एक सभी पार्टियों पर समान रूप से लागू होता है जो भी कैडर बेस्ड और आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं। जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2014 से पहले पार्टी रीमेकिंग के स्टेज से गुजर रही है। मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं घटी हैं, इस अशुभ में शुभ को ढूंढना चाहिए। पार्टी में जो कई वर्षों से जो कुछ इश्यूज एड्रेस नहीं हुए थे, वो इश्यू एड्रेस हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में कोई बहुत महत्वपूर्ण हलचल होगा। आडवाणी जी का इस्तीफा देना एक अपने आप में हलचल है। इस हलचल को पार्टी समाप्त करने में लगी हुई है, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ इसके अगले चुनाव में आएगी। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो परिवार आधारित पार्टी नहीं है, व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। इसलिए रीमेकिंग के स्टेज में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जी, तो घटना भर है, उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, आपका ये कहना है। लेकिन एनडीए पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना का क्या पक्ष है इसमें? क्या रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी को लाल कृष्ण आडवाणी जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके जरिए? क्या होना चाहिए? ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संकल्पनाकार और समन्वयक आदरणीय अटल जी और आडवाणी जी रहे हैं, इसलिए आडवाणी जी का एकाएक जो है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना, ये सबके लिए धक्का वाली बात है। किसी को कल्पना कोई नहीं कर सकता कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ये नंदनवन लगाया, वो नंदनवन के जो मुख्य माली हैं वो अचानक इस तरह से इस्तीफा देके चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, सारे लोग यही चाहेंगे कि आडवाणी जी को मनाया जाए, आडवाणी जी को विश्वास में लिया जाए और आडवाणी जी के मार्गदर्शन में ही अगला चुनाव लड़ा जाए। लेकिन अगर नहीं मानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी तो एनडीए में शिवसेना का क्या रुख होगा? अगर लाल कृष्ण आडवाणी नहीं मानते हैं तो तब उस स्थिति में जो है हमारे जो पक्ष प्रमुख है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी परिस्थितियों और काल के अनुसार जो है वो फैसला लेंगे। अभी इस पर तत्काल इफ और बट का जो है तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। नहीं, लेकिन अभी तो दिखाई दे रहा है ना, इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है। राजीव रंजन जी से भी हम जानना चाहेंगे कि जो दूसरे अहम इस्तीफा देकर वो वानप्रस्थ नहीं हो जा रहे हैं। संघ परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जाएंगे और उनकी जहां भी कहीं आहत हुए हैं आडवाणी जी, उन बिंदुओं को जो है वो मिटाया जाने का प्रयास किया जाएगा। और आडवाणी जी को मोदी जी के शुभचिंतक रहे आडवाणी जी आडवाणी जी की कृपा कपाट के कारण ही गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको इस पद तक ले आए हैं, इसलिए उनके मन में भी बड़ी श्रद्धा है आडवाणी जी के प्रति। तो लेकिन आडवाणी जी तो नरेंद्र मोदी का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी ने फोन किया, उसको रिसीव तक नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी उनसे बात तक करने के लिए राजी नहीं है। राजीव रंजन जी नरेंद्र मोदी का फोन तो जा रहा है ना, ये इसमें सकारात्मक पक्ष है। जी हाँ, लेकिन उससे क्या होगा, निकलेगा क्या उससे नतीजा, हम उसको जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जी राजीव रंजन जी, जेडीयू की तरफ से बहुत सधी हुई प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी तो इस्तीफा दे चुके हैं, जिनका नाम आप लोग सुझा रहे थे नरेंद्र मोदी की जगह पर, तो अब क्या जेडीयू करेगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कभी भी भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जहां हमारा सरोकार उनके फैसलों से होगा, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व और उसके एजेंडे से जुड़े सवालों पर हमारा सरोकार है, हमारी नजर है। राजीव रंजन जी, हम ये मानते हैं कि इस फैसले से तो आपका सरोकार है। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के सुमेरा जी, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। उन्होंने जो इस्तीफे किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक पदों से किए हैं, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं है। अगर गठबंधन से जुड़े सवालों पर बात होगी तो हम निश्चित तौर पर अपनी राय रख पाएंगे, और गठबंधन से जुड़े सवालों पर आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, शरद यादव जी ने भी अपनी बातें रखी हैं, उस पर निश्चित तौर पर हम अपनी नजर रख रहे हैं और जरूरत होगी तो निकट भविष्य में बैठक करके उन पर अपनी राय हम कायम करेंगे और तब फिर आपके बीच आएंगे। जी, लेकिन लालू कह रहे हैं कि आडवाणी के साथ सती होने के लिए तैयार हैं अब जेडीयू।
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरह से लोगों को गुमराह करते रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके पैनल डिबेट में अगर लालू जी की तमाम उपलब्धियों के साथ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव अगर मैं बताऊं तो इसमें एक लंबा समय लगेगा, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर जब शुरू की तो विद्यार्थी परिषद के सहयोग से वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, और चाहे वो पहली बार सांसद निर्वाचित हुए हो या पहली बार उनकी सरकार बनी हो, हर मौके पर वो भारतीय जनता पार्टी की मदद लेते रहे। लेकिन ये बिहार में उनके धर्मनिरपेक्षता के चेहरे को लेकिन जो जेडीयू पक्ष सामने रखता रहा है उस पर जेडीयू क्या करेगा? क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी ही सामने हैं, उस पर क्या होगा? जेडीयू का पक्ष वो अभी तक सामने नहीं आ रहा है। आज की इस चर्चा के मुद्दे पर इरफान का कार्टून भी हम आपको दिखा दें। ये जो कार्टून है उनका, वो कुछ कहता है, कुछ दिन तो क्या कुछ पल भी नहीं गुजर रहे, अब तो यहाँ ये लाल कृष्ण आडवाणी और पीछे नरेंद्र मोदी और उनके साथ बाकी नेता दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के। हमारे साथ सभी मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश जी भी मौजूद हैं। अखिलेश जी, कल मोदी की नियुक्ति हुई और मोदी को लेकर आगे बढ़ने वाली है बीजेपी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने ही आपके लिए तो काम आसान कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी में तो इसको लेकर खुशी होगी? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो जाने, उनका कर्तव्य जाने, क्योंकि हमारी उनकी लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। वो जिस क्रम विचारधारा के हैं, जिस कम्युनल विचारधारा के हैं, हम जिस विचारधारा की लड़ाई उसकी होती है। उसका फेस भले मोदी को बनाया हो, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिशियन जो देख रहा हूं, ये सब बहुत पहले से तय हो चुका था। आडवाणी जी को देर में समझ में आया। जैसे आप गुजरात में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से वहां पे राजनाथ सिंह जी गए और आडवाणी जी को दूर रखा गया जी। गोवा में पहले दिन जिस प्रकार से उनके प्रवक्ता ऑफिशियल ब्रीफिंग में त्रिवेदी जी ने कहा कि 3-4 लोग यदि 400 में नहीं आते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरे दिन उनके प्रवक्ता ऑफिशियल ब्रीफिंग में जावड़ेकर जी बोलते हैं कि एक ऑफिस में 100 कर्मचारी हैं, अगर 2-3 नहीं आते तो क्या फर्क पड़ता है। तो सिग्नल साफ था। वो सिग्नल रीड करने में आडवाणी जी ने काफी देरी की, क्योंकि देखिए वहां पे जो सोच है, जो विचारधारा है, वो आरएसएस तय करती है, वो मुखौटा है बीजेपी। अब आडवाणी जी अपने आप को ये भ्रम पालने लगे थे कि हम भी तय करने लगेंगे, तो वो नहीं होता है। ठीक, तो आपके मुताबिक संकेत साफ थे, मतलब पार्टी में यही होना था, इसके संकेत साफ थे। संबित, उन तमाम बयानों जिनका अखिलेश जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके जरिए ये पहले से ही यही था कि यही होना है, मोदी को उसी तरह से आगे बढ़ना था, लालकृष्ण आडवाणी भले ही कितनी भी कोशिश कर लेते? ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिन लोगों ने कभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को देखा ही नहीं है, जिन लोगों ने डायनास्टिक पॉलिटिक्स और डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स को देखा है, जहां विप हमेशा एक परिवार से जारी होता है, वो इस प्रकार के डेमोक्रेटिक राजनीति को क्या समझ सकते हैं? लेकिन संबित, वो ठीक है, अपनी जगह वो मुद्दा है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं अखिलेश जी, वो सवाल तो है ना सामने, जिस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे। फुटअव्वल को डेमोक्रेसी की परिभाषा करने वाले पहली बार हम देख रहे हैं भाजपाइयों को। यहाँ कोई सफुटअव्वल नहीं हो रहा है। यदि किसी प्रकार के किसी के मन में कोई मलाल है तो उस पर डिस्कशन हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। किंतु यदि अगर यही परिस्थिति, देखिए अखिलेश जी, आप मेरे बड़े हैं, मगर मैं बता दूं, अगर यही परिस्थिति कांग्रेस में हो रही होती तो वही होता जो सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ पूरे दुनिया ने देखा था। लेकिन संबित जी, कल तक आप लोग मान भी नहीं रहे थे कि नाराज है लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी इतना मलाल था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, जिस पार्टी को उन्होंने बनाया। देखिए सुमेरा जी, अभी भी मुझे नहीं लगता कि लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे इतने बड़े कद के नेता नाराज हो सकते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। किन कारणों से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, जिसको राजनाथ जी ने मंजूर नहीं किया है, उन्हीं कारणों पर अभी चिंता की जा रही है। पार्टी अभी मनन कर रही है और कुछ देर के पश्चात आधिकारिक रूप से विषय सामने आएगा। विजय, कारणों को जाहिर सी बात है संबित नहीं कहेंगे, लेकिन कारण तो मोदी है, मोदी की वजह से इस्तीफा दिया। उन्हें क्या रोक पाएंगे लालकृष्ण आडवाणी इस्तीफे के जरिए? देखिए, कल जैसे आडवाणी जी की गैर मौजूदगी में मोदी की ताजपोशी हुई, उसके बाद अगला कदम यही होना था कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता। वो चाहे विधानसभा चुनाव के बाद होता या पहले होता, ये अलग बात है, और आडवाणी तब और ज्यादा साइडलाइन होते। अब जो उनको रूठने मनाने की कोशिश हो रही है, उसमें कम से कम एक चीज हो सकता है, ये बात सामने आए कि फिर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाए। ऐसा अगर होता है
तो फिर जो अडवाणी भी चाहते हैं ऐसा अगर होता है तो फिर एनडीए के कार्यवाहक अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री पद की रेस में भी अडवाणी बने रहेंगे। ऐसा अगर होता है तो फिर एनडीए का विस्तार करने की जिम्मेदारी वो और बेहतर ढंग से उठा पाएंगे। और अगर आंकड़े ऐसे आए तो एनडीए के साथ कुछ ऐसे दल जुड़ सकते हैं जो मोदी के से परहेज करेंगे लेकिन अडवाणी के नाम पर सहमत हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा लेकर निकले हैं नरेंद्र मोदी, उसकी लगाम कहीं ना कहीं अडवाणी को लगता है वो कहीं खींच सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या क्या इस तरह के हालात बन सकते हैं? नहीं, एक हालात राजनीति का विश्लेषण जो विजय विद्रोही जी कर रहे हैं, इस तरह का विश्लेषण 1996 में हुआ था। मोदी जी के नाम, उस समय आडवाणी जी के नाम पे सहमति नहीं बन पा रही थी, वाजपेयी जी के नाम पे सहमति बनी। मोदी जी के नाम पर अगर इसी तरह की असहमति उपजी चुनाव बाद, तो हो सकता है कि आडवाणी जी के नाम पे सहमति बने। लेकिन और ये जो विद्रोही जी कह रहे हैं कि घोड़े की लगाम होनी चाहिए, निश्चित तौर पर घोड़े की लगाम जो है बड़े बुजुर्गों के हाथ में होनी चाहिए। का क्या रुख होगा वही जानना चाहते हैं हम आपसे। लालकृष्ण आडवाणी जो इस्तीफा दिया है उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं और जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको लेकर सवाल लेकिन लगातार उठ रहा है। राजीव रंजन जी, ये अब जो लालकृष्ण आडवाणी ने कदम उठाया उससे क्या जेडीयू को अब समय मिल गया? जेडीयू को जो फैसला लेना है उसके लिए क्या आपको भी राहत मिल गई है लालकृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद? नहीं, हम इस पूरे प्रकरण को दो हिस्से में बांटकर अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आडवाणी जी के इस्तीफे का मसला पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हल करना है। लेकिन एनडीए के स्तर पर हम अब जो स्टैंड हमारा बिल्कुल साफ है कि ठीक है, कैंपेन कमेटी आपका अंदरूनी मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसकी अगुवाई में एनडीए की अगुवाई करने के लिए किस नेता को सामने लाना चाहता है और जिसकी अगुवाई में हम देश की अगली लड़ाई लड़ सके, ये एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर है। इससे जो असमंजस है एनडीए के अंदर का वो खत्म होना चाहिए और हम लड़ाई की तैयारी कर सके। पहले हिस्से को मैंने पहले भी कहा जी। राजीव रंजन जी, इस्तीफे को राजीव रंजन जी, यानी जेडीयू एनडीए की अगुवाई नरेंद्र मोदी को एनडीए की अगुवाई नहीं करने देना चाहेंगे जेडीयू की तरफ से, ये स्पष्ट है। देखिए, हमारे पॉलिटिकल लाइन से सारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी पार्टी के नेशनल काउंसिल ने जो कहा है उस पर इस पैनल डिबेट में हम लोग अब तक आपके सामने भी कई बार अपनी बातें दोहरा चुके हैं जी। मुझे लगता है कि इस बहस में कई बार ऐसी चीजें आई हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमारे कंसर्न्स क्या हैं, हमारी हम किन सवालों को लेकर के इस पर जी राजीव जी इस पर विजय विद्रोही प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि बार बार इस बात को दोहराए जाने की प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, मुझे तो संपित जी से सवाल पूछना है कि देखिए, एनडीए के दो धड़े हमारे साथ हैं, दोनों धड़े साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता तो वो उन्हें मंजूर बीके मल्होत्रा लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करके बाहर आ रहे हैं, क्या उनका कहना है? बाहर आए हैं, क्या उनका कहना सुनिए। क्या उन्होंने कहा, क्यों नाराज हैं? आडवाणी जी ने भाजपा या जनसंघ या राष्ट्रीय जनसंघ संघ सब में करीबन 70 साल से काम किया। मैंने भी उनके साथ लगभग पिछले 60 वर्षों में, जब से जनसंघ बना था 51 में, तब से हम साथ साथ काम कर रहे हैं और एक ही घर में हम लोग 10 वर्ष इकट्ठे भी रहे। तो भावात्मक संबंध उनसे बहुत ज़्यादा। पार्टी को इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर उन्होंने पहुंचाया और उनके इस त्यागपत्र देने से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है और आडवाणी जी की अपनी छवि को भी इससे थोड़ा धक्का सा लगा है। हमने उनसे अनुरोध किया था कि देश के हित में और पार्टी के हित में आप इस्तीफा वापस ले लें, ताकि इस समय हमारी शत्रुता है, दुश्मनी है, वो कांग्रेस पार्टी से, उसको अपदस्थ करना है, उसकी जगह लेनी है और इसमें उनके बिना ये संभव नहीं होगा। उन्होंने सबकी बातें सुनी हैं और भी बहुत लोग गए थे उनसे अनुरोध करने के लिए। कुछ उनके मन में प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ करके इसको सुलझाना पड़ेगा। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जितनी देर लगेगी इसमें उतना एक तरह का नुकसान बढ़ता जाएगा। तो साहब, सवाल ये है, आपने सहयोगियों में से आप हर तरीके से हर मौके पर उनके साथ खड़े नजर आए,
पार्टी में, पार्टी के बाहर भी जब भी कुछ बात हुई आप साथ खड़े थे, आज भी मुलाकात की, किस तरीके का रुख है और क्यों है ये नाराजगी? बात है जो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सार्वजनिक तौर पर नहीं कह सकते, वो पार्टी के अंदर की बातें पार्टी के अंदर उनको तय करेंगे। परंतु ये ठीक है कि अडवाणी जी और मोदी जी दोनों की जरूरत है पार्टी को, और अडवाणी जी और मोदी जी इन दोनों के पूरे उसमें देश के अंदर निश्चित तौर पर बदलाव आ सकता है। और कोई मुझे नहीं लगा कि उनका कोई किसको बनाया जाए किसको न बनाया जाए, इन विषयों की बजाय कुछ मूल प्रश्नों पर उनके मन में कुछ सवाल हैं जिन सवालों का हल ढूंढना पड़ेगा। पर क्या मोदी जी के नाम पर कहीं नाराजगी, क्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पार्टी ऐसे उन्होंने हमारे सामने कोई प्रकट नहीं किया। अब क्या लगता है मानने के लिए कहीं ना कहीं मान जाएंगे? अभी तो सब पार्टी के लोग, मुझे लगता है कि सब मिलकर मनाएंगे तो हो जाएगा ठीक। सर, टुडे यू मेट मिस्टर अडवाणी आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, व्हाट ही सेड अबाउट? जी हाँ, मोदी के नाम पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ मूल प्रश्न हैं जिनको लेकर नाराज हैं लालकृष्ण आडवाणी। ये बात मल्होत्रा जी भी सामने बता रहे थे मीडिया को। संबित जी, तमाम संकेत मिल रहे थे लेकिन नाराज हो गए हैं अब लालकृष्ण आडवाणी। मनाने की किन बिंदुओं पर कोशिश हो रही है? जो मूल मुद्दे हैं जिनसे वो नाराज है वो क्या हैं जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है? क्या मानेंगे? देखिए, हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी को बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा कि कुछ मूल बिंदु हैं जिन पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, पार्टी इस पर चर्चा करेगी। तो स्वाभाविक रूप से जब इतने वरिष्ठ नेता वी.के. मल्होत्रा जी को ही खुलासा नहीं हुआ है तो मुझे भी नहीं मालूम है, और पार्टी इस पर चर्चा कर रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मल्होत्रा जी ने भी जो है आशा जगाई है, सुषमा जी ने भी आशा जगाई है, और मैंने कहा वो नंद हैं तो भारतीय जनता पार्टी नंदगांव है, नंदगांव आज नंद के घर में उमड़ा हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी की आडवाणी से बात हुई है, विस्तृत बातचीत हुई है। ये दावा किया जा रहा है मोदी की तरफ से, क्योंकि बातचीत हुई है, लालकृष्ण आडवाणी से विस्तृत बातचीत हुई है। ये बात बताएं कि, और ये भी कहा नरेंद्र मोदी ने कि उन्होंने निर्णय बदलने के लिए कहा लालकृष्ण आडवाणी को, और ये कहा नरेंद्र मोदी ने कि ये विश्वास है मुझे कि वो लाखों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी से विस्तृत बातचीत हुई है, ये कहा गया है मोदी की तरफ से। इस पर हमारे साथ संगीता तिवारी भी जुड़ गई हैं। संगीता, बात हुई है नरेंद्र मोदी की और विस्तृत बातचीत हुई है इस्तीफे के बाद लालकृष्ण आडवाणी से। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी की ओर से जानकारी आई है, ट्वीट किया है उन्होंने, ट्विटर पे डाला है। जो खबरें चल रही थी कि उनकी बातचीत नहीं हो पाई लालकृष्ण आडवाणी से, उसके बाद उन्होंने ये डाला है कि आडवाणी जी से फोन पर विस्तार से बात हुई, उनसे निर्णय बदलने के लिए मैंने आग्रह किया। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि उनसे निर्णय बदलने के लिए मैंने आग्रह किया और मुझे आशा है कि वो लाखों कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी की ओर से पहली बार कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, आधिकारिक तौर पे आई है। खुद उन्होंने ट्वीट किया है कि आडवाणी जी से उनकी फोन पर विस्तार से बात हुई है और निर्णय बदलने के लिए उन्होंने कहा है, उनसे आग्रह किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो निराश नहीं करेंगे। जी, लेकिन संगीता, आप किस तरह से देख रही हैं इस बयान को जो अब नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रहा है? क्योंकि पहले ये बात आ रही थी कि फोन किया और बात नहीं हुई, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं, तो इस्तीफे के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इस बयान को देख रही हैं? देखिए, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि बीजेपी के नेता आडवाणी से ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। उसी की एक कड़ी है ये कि नरेंद्र मोदी, जिनके चलते ये सारा जो विवाद खड़ा हुआ है, उन्होंने खुद अपनी ओर से आगे बढ़ के आडवाणी को फोन किया है, लालकृष्ण आडवाणी को, और उनसे ये आग्रह किया है कि वो वापस लें। अभी थोड़ी देर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और जिस तरह राजनाथ सिंह जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, तो हो सकता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से भी ये इस्तीफा नामंजूर कर दिया जाए और फिर एक दबाव बना करके और आडवाणी से इस पूरी स्थिति से निकलने का एक सेफ एग्जिट ढूंढा जाए। जी हाँ, तो अब ये कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से दावा किया जा रहा है, निकल के सामने आती है कि नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से शायद ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि विवाद, इस्तीफे की जड़ वो नहीं है कि उनकी बात हो गई है। संबित पात्रा जी, क्या इस्तीफे की जड़ फिर नरेंद्र मोदी ये भले ही कहने की कोशिश करें, लेकिन ये तो साफ हो गई है बात कि उनकी वजह से इस्तीफा दिया लालकृष्ण आडवाणी ने, उनकी नियुक्ति को लेकर नाराजगी थी, इस वजह से इस्तीफा दिया है। उससे कैसे कोई सेफ एग्जिट ढूंढ पाएगी पार्टी? नहीं, बिल्कुल बात ऐसी नहीं है। देखिए, 3-4 दिन से जिस प्रकार का एक स्पेक्यूलेशन मीडिया में चल रहा है, जो काल्पनिक कथाएं मीडिया के माध्यम से प्रचारित की जा रही है, इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। काल्पनिक क्या है? इस्तीफा दिया है आपकी पार्टी, इस्तीफा दिया है, वो नामंजूर है, मगर ये कहना कि मोदी जी के कारण इस्तीफा दिया है, उन्होंने तमाम बातें लिखी कि वो क्यों नाराज है, ये कहना कि मोदी जी के कारण नहीं, जहां पर ताजपोशी होनी थी नरेंद्र मोदी की, मोदी जी के कारण इस्तीफा दिया है, यह काल्पनिक है। किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैंने कहा है, और मल्होत्रा जी ने भी कहा है, चिंता की जा रही है इस पर, किंतु मोदी जी को इस विषय में क्यों लाया जा रहा है? मोदी जी सर्वमान्य हैं और पार्टी के सभी लोगों ने कंसेंसस बनाने के पश्चात मोदी जी का नाम डिक्लेयर हुआ है। जी अखिलेश जी,
नहीं, अब आप लोग काल्पनिक बातें कर रहे हैं। संपत जी बता रहे हैं कई आज 11 बजे के बाद से सबकी भाषा किस तरह से बदल गई, हम उसमें जाना नहीं चाहते। हम बस ये देख रहे हैं कि जो पत्र लिखा है माननीय आडवाणी जी ने, जो बातें बार बार कही जा रही थी बीजेपी के प्रति, उसकी पॉलिसीज के प्रति, उसके रवैये के प्रति, वो महत्वपूर्ण है। वो पॉलिटिकल बात वो है, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, इस्तीफा स्वीकार हो न स्वीकार हो क्या है। फिलहाल बड़ी बहस का जो मुद्दा था उसमें इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए एबीपी न्यूज पर आज की बात।